नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube पोर्टल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने जो विस्तृत कक्षा की थी जीआईसी प्रवक्ता के जीएस के लिए, जिसमें 40 प्रश्न आने हैं, और साथ ही साथ यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपकी इकाई है 9वीं इकाई पर्यावरण और पारिस्थितिकी, उसी की कक्षा हो रही है। दोनों में कॉमन ये पाठ्यक्रम आपका है। तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता के जो 40 प्रश्न पूछे जाने हैं उनमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। उस पर विस्तृत कक्षा कल हुई है। एक दिन कक्षा होगी और दूसरे दिन उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। तो आइए, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को देखिए और आप खुद सोचिए कि अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते तो आप कितने प्रश्न सही कर पाते। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जो पब्लिक किया जाए वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आपका उत्तर होगा डी, धान के खेत। जो धान का खेत है वह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन जल में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो यहाँ पर जल में डेंसिटी किसके द्वारा मापा जाएगा? जो घनत्व होगा, घनत्व किसके द्वारा मापा जाएगा? आपका उत्तर होगा जल का जो घनत्व होता है वो मापा जाता है पिक्नोक्लाइन से। पिक्नोक्लाइन जल में घनत्व। जल में लवणता जो होता है वो हाइलोक्लाइन से, जल का जो टेम्परेचर होता है वो थर्मोक्लाइन से। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी, पिक्नोक्लाइन। अगला प्रश्न, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र आपका होगा ए, महासागर। प्रश्न संख्या 4 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? यहां पर देखिए, इस तरीके का प्रश्न देने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब ये होता है कि आप एक प्रश्न कर रहे हो लेकिन साथ में एक के साथ आपके 4 प्रश्नों की तैयारी हो जाती है। विकल्प देखें, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो जब आपको पता रहेगा कि होलार्ड कहा जाता है तभी तो आप सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। वेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे कर्सोफाइट्स कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र बर्लिन में है। अब इनमें से कौन सा गलत है? चलिए आपको बताते हैं, सही उत्तर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र बर्लिन में नहीं है, ओस्लो में है। कॉपी पेन लेकर तब बैठा करिए हमारे वीडियो को देखने के लिए, ताकि इसमें जो गलत होता है उसे जब बता देते हैं, जैसा कि यहाँ डी विकल्प गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आप जरूर लिख सकें, जिससे आपके 4 प्रश्नों की तैयारी हो जाए। तो आपको पता हो गया कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को होलार्ड कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो कर्सोफाइट्स कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? ओस्लो में है। 4 आपके तथ्य तैयार हो गए। तो इस तरीके से आपके 4 तैयार होते चलेंगे। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां अधिक विस्तृत रूप से सुंदरवन में पाई जाती हैं। एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर भोजन के लिए निर्भर हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। घटपर्णी पौधों में पत्तियां घट में रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें से असत्य विकल्प होगा आपका बी। जो एपीफाइट्स होते हैं, अधिपादप जिसको आप हिंदी में कहते हैं, वो पौधों पर केवल सहारा लेने के लिए रुके होते हैं। एक तरीके से वासस्थान कह सकते हैं, सहायता के लिए, अवलंबन के लिए रुके होते हैं। उनके ऊपर भोजन के लिए निर्भर नहीं होते हैं। भोजन के लिए जो निर्भर होते हैं उन्हें कहा जाता है परजीवी, पैरासाइट। लेकिन एपीफाइट्स जो होते हैं, अधिपादप जो होते हैं, वो सहारा के लिए रुके होते हैं, अवलंबन के लिए रुके होते हैं। तो आपका उत्तर 5 का बी होगा। अब आपके 4 तथ्य तैयार हो गए। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां अधिक विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरवन में।
पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी हानि होती है? तो ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। घटपर्णी पौधे में पौधे का कौन सा भाग है जो घट में परिवर्तित हो जाता है? आपका उत्तर होगा पत्तियां। एपीफाइट्स पौधे अन्य पौधों पर किस लिए होते हैं? तो अवलंबन के लिए होते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? अवलंबन पर निर्भर करते हैं। सहायता के लिए निर्भर करते हैं। वासस्थान के लिए निर्भर करते हैं, भोजन के लिए नहीं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा डी, जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल इकोसिस्टम में तत्वों का जो एलिमेंट का साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं? द एलिमेंट साइकिल इन इकोसिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? प्रश्न संख्या 7, आपका उत्तर हो जाएगा बी, चिपको आंदोलन का नारा है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? ये मैंने उल्टा कहाँ बनेगा, सीधा कहाँ बनेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को हम समझा चुके हैं। तो 8 का उत्तर आपका हो जाएगा बी, तालाब। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास 10% होता है। बादलों का बनना, तूफान, आंधी आदि घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे हैलोफाइट्स कहलाते हैं। मृदा परिवर्धन को मृदा जनन भी कहा जाता है। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा होगा? चलिए आपको बताते हैं। सही उत्तर होगा ए। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा को जो ह्रास होता है वह 90% होता है। सिर्फ ट्रांसफर 10% होता है, ना कि ह्रास 10% होता है। ध्यान रखना, जो 10% का रूल है पारिस्थितिकी तंत्र में वो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में पूरा डिस्क्रिप्टिव समझाया है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा विस्तृत बताया है। प्रश्न संख्या 10 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को परितंत्र का गतिक हृदय कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को बायोटॉप कहते हैं। इनमें से गलत कौन सा है? आपका उत्तर होगा डी, गलत है, क्योंकि 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को बायोटॉप नहीं कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ये भी मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को पता होगा। इकोटोन मैंने आप लोगों को विस्तृत बताया है। अगला प्रश्न देखें, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो सामान्य रूप से 4 कड़ियां होती हैं, और ये मैंने आपको ऐसे डायग्राम बनाकर बताया था कि कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सारी चीज़ मैंने आपको विस्तृत समझाया है। सामान्य रूप से 4 कड़ियां होती हैं। निम्न में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, वर्षा। कहीं पर भी किसी भी स्थान की जो वनस्पति होती है वह वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा कम हो रही है या वर्षा अधिक हो रही है, उस पर आधारित होगी। पौधे किस प्रकार जल अवशोषित करते हैं? तो आप देखिए, केशिका जल, जो केशिका जल कैपिलरी सिस्टम होता है, उसी कैपिलरी सिस्टम के द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, घटपर्णी जलोद्भिद। देखिए, इसमें से डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो घटपर्णी होता है वो कीट भक्षी पौधा होता है, शुष्क भूमि में पाया जाता है, जलोद्भिद नहीं होता है। प्रश्न संख्या 15 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत एपेटाइट खनिज है। फलों को शीघ्र पकाने में फास्फोरस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मृदा में नाइट्रेट का लुप्त होना नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। यहाँ पर असत्य विकल्प आपका सी होगा।
मृदा में नाइट्रेट का जो लुप्त होना होता है, समाप्त होना होता है, वो नाइट्रीकरण नहीं होता है, विनाइट्रीकरण होता है। ध्यान रखना, मृदा में नाइट्रेट का लुप्त होना नाइट्रीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि विनाइट्रीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नाइट्रोसोमोनास समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की कमी होने से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी तत्व आयरन है। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है। इनमें से गलत विकल्प होगा आपका बी। पेयजल में नाइट्रेट की कमी नहीं होने से बल्कि नाइट्रेट की अधिकता होने से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग को एक और नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है या नहीं? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर मेरे बताने से पहले आपको पता था तो जरूर कमेंट में बताना। मिथाइलोग्लोबिनीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम को मिथाइलोग्लोबिनीमिया लिख लें। मिथाइलोग्लोबिनीमिया नाम से भी जाना जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम को। अगर आपको पता है या नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? आपका उत्तर होगा डी, कार्बन चक्र में। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में होता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार से कितने एटीपी होते हैं? आपका उत्तर होगा 38 एटीपी। ध्यान रखना, साधारण परीक्षाओं में कभी कभी एटीपी और एडीपी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। तो एटीपी और एडीपी का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से असत्य विकल्प कौन है? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया। पौधे में रंध्रों का खुलना बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। छाया प्रिय पौधे हेलियोफिलस कहलाते हैं। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। इनमें से असत्य विकल्प होगा आपका ए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने नहीं किया है, अर्नेस्ट हेकेल ने किया है। जल्दबाजी में आप ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हो। अर्नेस्ट हेकेल ने किया है, एजी टॉन्सले ने नहीं किया है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति का बेमेल जोड़ा कौन सा है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.093%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इनमें से गलत होगा सी, ऑर्गन की मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.93% या लगभग 1% होता है, जबकि यहाँ लिखा 0.093। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ पीट मृदा में पाया जाता है। क्लोरोफिल के निर्माण में इंडोएसिटिक एसिड महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम है। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे कैल्सिकोल्स कहलाते हैं। इनमें से असत्य विकल्प होगा बी, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आप देखेंगे तो मैग्नीशियम आवश्यक है, न कि इंडोल एसिटिक एसिड। क्या महत्वपूर्ण है? तो आप लिख लें मैग्नीशियम। भाई इंडोल एसिटिक एसिड एक प्राकृतिक ऑक्सीन है। इंडोल एसिटिक एसिड क्लोरोफिल के निर्माण में मदद नहीं करता है, पत्तों का जो विगलन होता है वहाँ काम करता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये एक ऑक्सीन है। क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मैग्नीशियम की होती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 5 जून। आपको पता ही होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी आपको पता होगा, 1986 में। ब्राजील के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? आपका उत्तर होगा कैंपोज, क्योंकि सवाना अफ्रीका में कहलाते हैं, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में और पंपास अर्जेंटीना में। लेकिन कैंपोज जो होगा वो ब्राज़ील में घास का मैदान जो होता है उसे कैंपोज कहा जाता है। फिर से बता दें, सवाना अफ्रीका में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में। तो इस तरीके से ये 24 प्रश्न थे। बाकी कल हम लोग फिर बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में
पर्यावरण और पारिस्थितिकी की डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगा, फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तरी होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम लोग कल डिस्क्रिप्टिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।